71। देखिए यहाँ पर इंग्लैंड में इंग्लैंड में देखें, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन का समय माना जाता है 1848 ईस्वी, और यह आंदोलन इंग्लैंड की धरती पर 1848 तक चली। इस प्रकार इंग्लैंड की धरती पर चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत 1838 में हुई थी। यह आंदोलन 1848 तक चली थी। इस आंदोलन का संबंध मजदूरों के राजनीतिक सुधार से संबंधित था। अब देखें यहाँ पर, देखिए चार्टिस्ट आंदोलन है 1838 1848 से। यह आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? इंग्लैंड से। इसका संबंध किस मजदूरों मजदूरों राजनीतिक सुधार से, मजदूरों के राजनीतिक सुधार से। तो कुछ है एकरा में। अब देखिए यहाँ पर इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन, देखो चार्टिस्ट आंदोलन का समय क्या माना जाता है? चार्टिस्ट आंदोलन का समय माना जाता है क्या? तो इस आंदोलन का समय माना जाता है 1838 से 1848 ईस्वी। इसका मतलब ये हुआ, यह आंदोलन 1838 में प्रारंभ हुआ और समाप्त हुआ 1848 में। इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? इस आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मजदूरों के राजनीतिक सुधार से। यह आंदोलन मजदूरों के राजनीतिक सुधार से संबंधित था। आइए यहाँ पर फ्रांस के निम्न शासकों में किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था? और ये सही आंसर है लुई 11वां। याद रखना है, लुई 11वां। और फ्रांस के सम्राट लुई 11वां ने मध्यम वर्ग को संरक्षण दिया था, और इसने फ्रांस की धरती पर व्यापारिक गतिविधि को बढ़ावा दिया था। बुर्जुआ वर्ग को ही हम मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रांस की धरती, देखिए यहाँ पर फ्रांस धरती, ठीक है, मध्यम वर्ग सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को समर्थन दिया। कौन दिया था? लुई 11वां। मध्यम वर्ग को किस नाम जानते हैं? मध्यम वर्ग को बुर्जुआ वर्ग के नाम से, बुर्जुआ वर्ग के नाम से जानते हैं। याद रखना। लुई 11वां फ्रांस की धरती पर किसको बढ़ावा दिया था? व्यापारिक गतिविधियों को। किसको? व्यापारिक गतिविधि बढ़ावा दिया। व्यापारिक गतिविधि को बढ़ावा दिया था। अब देखें यहाँ पर फ्रांस की धरती की जब हम बात करते हैं तो यहाँ देखना है, फ्रांस की धरती पर सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को समर्थन दिया। किसने दिया था? तो लुई 11वां। मध्यम वर्ग को किस नाम जानते? बुर्जुआ वर्ग के नाम जानते हैं। और लुई 11वां फ्रांस की धरती पर क्या किया था? यह व्यापारिक गतिविधि को बढ़ावा दिया। फ्रांस के सम्राट लुई 14वां ने क्या कहा था? फ्रांस के सम्राट लुई 14वां ने कहा था, फ्रांस का सम्राट लुई 14वां ने कहा था, मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं, और
और मेरे शब्द ही कानून है, और मेरे शब्द ही कानून है। लुई 16वां, इसके समय में क्या हुआ था? तब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी लुई 16वां के समय में। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। और लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? तो बुर्बो राजवंश से। किस राजवंश से? बुर्बो। किस राजवंश से? बुर्बो राजवंश से संबंधित था। किस राजवंश से? बुर्बो राजवंश से संबंधित था। पूछेगा कि फ्रांस के सम्राट लुई 14वां ने क्या कहा था? फ्रांस के सम्राट लुई 14वां ने क्या कहा था? मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। और फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16वां। और लुई 16वां किस राजवंश संबंधित था? तो बुर्बो राजवंश संबंधित था। आइए यहाँ पर। अब संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम है? तो संयुक्त राष्ट्र जो है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का परिणाम है। और यह सम्मेलन कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में। और इस प्रकार अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1945 जो सम्मेलन हुई, इसे हम सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के नाम जानते हैं। और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के तहत ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का निर्णय लिया गया था। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उस समय संयुक्त राष्ट्र में कुल सदस्य देशों की संख्या 51 थी। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीनतम सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। अब देखें यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखें यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र में कुल सदस्य कितने? पहले कुल सदस्य कितने थे? पहले कुल सदस्य कितने थे? 51। वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं? वर्तमान समय में कुल सदस्य कितने हैं? 193। सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन है? नवीनतम सदस्य देश कौन है? दक्षिणी सूडान है। कौन है? दक्षिणी सूडान है। अब देखिए तेहरान सम्मेलन कब हुआ था? तो ये तेहरान सम्मेलन कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। और ये तेहरान सम्मेलन 1943 ईस्वी में हुआ था। और देखें यहाँ पर तेहरान सम्मेलन 1943 ईस्वी में हुआ था। इस सम्मेलन में कौन कौन भाग लिया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और रूस के स्टालिन ने भाग लिया था। तेहरान सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तेहरान समय ईरान की राजधानी तेहरान में जो सम्मेलन हुआ, इसे हम तेहरान सम्मेलन के नाम जानते हैं। और यह सम्मेलन 1943 में हुआ था। इस सम्मेलन में भाग लिया था अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन प्रधानमंत्री चर्चिल और रूस के स्टालिन ने। तेहरान सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा बनाना और साथ में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करना था। अब देखें यहाँ पर तेहरान सम्मेलन कब? 1943। तेहरान सम्मेलन और इसमें कौन कौन सा देश भाग लिया था? तो कौन कौन सा देश? अमेरिका के राष्ट्रपति बेल्ट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, रूस के स्टालिन। इसका उद्देश्य क्या था? इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था?
जर्मनी के खिलाफ, नाजी पार्टी के खिलाफ, नाजी पार्टी के खिलाफ मोर्चा बनाना, बनाना। फिर और उसका क्या उद्देश्य था? द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध को, द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करना, द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करना। अब देखिए पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? तो पेरिस सम्मेलन 1919 में। पेरिस क्या है? ये फ्रांस की राजधानी है और इस प्रकार फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1919 में जो सम्मेलन हुआ, इसे हम पेरिस सम्मेलन के नाम जानते हैं। पेरिस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद यूरोप में शांति का वातावरण तैयार करना। अब देखें यहाँ पर पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? तो पेरिस सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन उद्देश्य क्या था? प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध युद्ध की समाप्ति के उपरांत, की समाप्ति के उपरांत यूरोप में शांति का वातावरण तैयार करना। ठीक है, एक बार हो जाए। आइए सर। जवान रे, तुम हमको कहता है, हम सारे बैच में पढ़ा ही रहे थे। TR1 से लेकर और लास्ट आवर तक हम ही पढ़ा रहे थे। हर जवान ने हमसे बिहार पढ़ा है। ठीक है, और बिहार अलग से पढ़ाने के लिए हम कभी पैसा नहीं लिए थे। यह मेरे तरफ से जवान का गिफ्ट था। ठीक है, अब हम जब बिहार क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, यह शहंशाह नहीं बताएगा। ठीक है, आइए। कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, वरना उनकी भी कुछ मजबूरियां होगी। आओ यहां पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय कहाँ था? न्यूयॉर्क में। जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई उस समय कुल सदस्य कितने थे? 51। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन है? तो दक्षिणी सूडान है। याद बताओ। तेहरान सम्मेलन कब हुआ? 1943 में। और इस सम्मेलन कौन कौन ने भाग लिया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, रूस के स्टालिन ने। तेहरान सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नाजी पार्टी के खिलाफ मोर्चा बनाना और द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करना था। पेरिस सम्मेलन ये कब हुआ? तो 1919 में। और इसका उद्देश्य क्या था? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत यूरोप में शांति का वातावरण तैयार करना था। अब हमें बताओ, यहां तक के सफर में मेरे जवान कोई दिक्कत है? 23 बताना है। जैसे 23 बताना है जवान। तेईस है। 23 बताना है।
9931441668। आइए यहाँ पर आगे बढ़ जाए। कोई दिक्कत है जवान को? सही बताना है। जवान कोई दिक्कत है? जवान कोई दिक्कत है? जवान तेज बताओ। आगे बढ़ जाए, प्लीज आगे बढ़ जाए। देखिए, रोमन साम्राज्य ने निम्न में से किस धर्म को अपना राज धर्म घोषित किया था? तो ईसाई धर्म को, ईसाई किस धर्म को? ईसाई धर्म को अपना राजधर्म। ईसाई के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? इसे पूजा स्थल को क्या कहते हैं? गिरजाघर। गिरजाघर कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरजाघर। ठीक है। और इसे ही क्या कहते हैं हम? चर्च कहते हैं। और गिरजाघर की गतिविधियों की देखरेख जो करता है उसको क्या कहते हैं? तो पादरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पादरी कहते हैं। ईसाइयों का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? बाइबिल। क्या है? बाइबिल। म्यूनिख समझौता में इनमें से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था? और इसमें किसको आमंत्रित नहीं किया जाता था? म्यूनिख समझौता में इसमें से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था? आमंत्रित नहीं किया गया। और म्यूनिख समझौता कब हुआ था? देखो यहाँ पर समझौता, एक समझौता। हाँ, कब हुआ था? तो 1938। ये म्यूनिख कहाँ है? जर्मनी में। और ये म्यूनिख समझौता में कौन कौन सा देश को शामिल किया गया था? म्यूनिख समझौता में जर्मनी, जर्मनी, इटली, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, फ्रांस को शामिल किया गया था। और इस समझौता के तहत चेकोस्लोवाकिया के क्षेत्र, चेकोस्लोवाकिया क्षेत्र, सुडेटन, जर्मनी को सौंपना था। जर्मनी को सौंपना था। पाइए, अब यहां पर देखिए कि म्यूनिख समझौता 1938 ईस्वी में, म्यूनिख समझौता की बात करते हैं। म्यूनिख समझौता 1938 ईस्वी में हुई थी। म्यूनिख समझौता को म्यूनिख समझौता इसलिए कहा गया क्योंकि यह समझौता 1938 ईस्वी में म्यूनिख की धरती पर हुई थी, इसलिए इसे म्यूनिख समझौता कहा गया। एक बार और, म्यूनिख समझौता 1938 ईस्वी में हुई थी। म्यूनिख समझौता को म्यूनिख समझौता इसलिए कहा गया क्योंकि यह समझौता म्यूनिख की धरती पर हुई थी। म्यूनिख समझौता और म्यूनिख समझौता जर्मनी की धरती पर हुई थी। इस प्रकार जर्मनी की जिस धरती पर समझौता हुई इसे हम म्यूनिख समझौता कहा गया। इस प्रकार म्यूनिख जर्मनी में स्थित है। और यह समझौता किन किन देशों के बीच हुई? जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस। म्यूनिख समझौता के तहत क्या हुआ था? चेकोस्लोवाकिया के क्षेत्र जिसका नाम था सुडेटन, यह जर्मनी को सौंपना था। किसको? जर्मनी को सौंपना था। अब एक बार यहाँ पर पढ़ लीजिए, क्या पूछेगा कि म्यूनिख समझौता कब हुआ था? तो म्यूनिख समझौता 1938 में। म्यूनिख कहाँ है? जर्मनी में। इस समझौता में कौन कौन देश भाग लिया? जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस। इस समझौता का क्या हुआ था? चेकोस्लोवाकिया के क्षेत्र, उसका क्या नाम था? सुडेटन। यह किसको सौंपना था? तो जर्मनी को सौंपना। समझ गया बात को? आइए यहाँ देखिए, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि इस तारीख को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय माना जाता है।
1775 से लेकर 1783 ईस्वी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। यह 13 उपनिवेश की आज़ादी की घोषणा हुई 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति इस संधि के तहत हुई थी, इसे हम पेरिस संधि के नाम जानते हैं, और ये पेरिस संधि 1783 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय क्या है? 1775 से 1783। अमेरिका के मूल निवासी क्या कहा जाता था? अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता। अब अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन को किसका? अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। और याद रखना है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से नारा क्या दिया गया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अब आइए अमेरिकी की बात करते हैं। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? पेरिस की संधि। किस संधि? पेरिस की संधि। और ये पेरिस की संधि कब हुई थी? 1783 ईस्वी में हुई थी। 1783 ईस्वी में हुई थी। याद रखना कब हुई थी? 1783 ईस्वी में हुई थी। अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय अमेरिका में ब्रिटेन कितने उपनिवेश थे? तो 13 उपनिवेश थे। कितने? 13 उपनिवेश थे। और इस 13 उपनिवेश को आज़ादी घोषणा कब हुई? 4 जुलाई 1776 ईस्वी। 4 जुलाई 1776 ईस्वी। अब एक बार हो जाए था। अब देखिए यहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय क्या माना जाता है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 1783 ईस्वी। अमेरिका के मूल निवासी क्या कहा? रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। और जॉर्ज वाशिंगटन क्या किया? अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम नारा क्या? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्ति की संधि के तहत पेरिस संधि के तहत यह संधि कब? 1783 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? तो 13 उपनिवेश। और 13 उपनिवेश को आज़ादी घोषणा कब हुई थी? 4 जुलाई 1776। आइए वियना कांग्रेस नेम से किस वर्ष हुआ था? वियना कांग्रेस सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना कांग्रेस सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना कांग्रेस सम्मेलन 1915 ईस्वी में हुआ था। और इस सम्मेलन के तहत क्या हुआ था? तो नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की धरती पुनः राजनीतिक एवं संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करना था। याद रखना है वियना सम्मेलन। देखना है यहाँ पर वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब? 1815 ईस्वी में। देश क्या था? नेपोलियन के पतन के पश्चात यूरोप में राजनीतिक एवं संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करना था। अब आइए यहाँ पर
वियना सम्मेलन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर वियना सम्मेलन क्या है। अब यह है वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था। देश क्या है, तो नेपोलियन के पतन के पश्चात यूरोप में राजनीतिक एवं संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करना था। आगे बढ़ जाए हम, आइए यहाँ देखिए क्या है। निम्न में से किसके बीच लुसाने की संधि हुई थी, और ये आंसर में सुधार कर लेना है। इस आंसर में सुधार कर लेना है, इस आंसर में सुधार कर लेना है, और इसका आंसर देना है प्रयुक्त में से कोई नहीं। लुसाने संधि, ये लुसाने जगह कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। कि स्विट्जरलैंड के लुसाने नामक स्थान पर जो संधि हुई, इसे लुसाने संधि कहा गया। और लुसाने संधि हुआ था तुर्की एवं मित्र राष्ट्र के बीच। इस संधि का मुख्य उद्देश्य तुर्की एवं मित्र राष्ट्र के बीच के संबंध को सुधारना था। ठीक है ना। आइए यहाँ पर इसको सुधार कर लीजिए। अब देखें लुसाने, लुसाने कहाँ है, लुसाने यह जगह स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ये जगह स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। और यह संधि, लुसाने संधि कब हुई थी, लुसाने संधि 23 ईस्वी। और किसके किसके बीच हुई थी, तुर्की एवं मित्र राष्ट्र के, तुर्की एवं मित्र राष्ट्र के बीच, एवं मित्र राष्ट्र के बीच। उद्देश्य क्या था, देश की एवं मित्र राष्ट्रों के बीच, मित्र राष्ट्रों के बीच के संबंध को, बीच के संबंध को, बीच के संबंध को सुधारना था, बीच के संबंध को सुधारना था। अब देखें लुसाने कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। और लुसाने संधि कब, 1923 ईस्वी में। उसका उद्देश्य क्या था, तुर्की व मित्र राष्ट्रों के बीच, यह संधि तुर्की व मित्र राष्ट्र के बीच हुई थी। उद्देश्य क्या था, तुर्की व मित्र राष्ट्रों के बीच के संबंध को सुधारना था। समझ गए। आगे बढ़े हम, आइए यहाँ पर ये देखिए यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था, 1853। इसका समय, क्रीमिया युद्ध, इसका समय क्या है, 1853 से 1856 ईस्वी। और ये क्रीमिया युद्ध में एक तरफ रूस था तो दूसरी तरफ कौन था, तो तुर्की, ब्रिटेन, फ्रांस था। याद रखना है, क्रीमिया युद्ध में निर्णय, इसमें इस युद्ध में निर्णय किसी के पक्ष में नहीं रहा, यानी ये बेकार का युद्ध था। अब यहाँ पर देखिए क्रीमिया युद्ध की जब बात करते हैं तो क्रीमिया युद्ध देखें यहाँ पर, क्रीमिया युद्ध, क्रीमिया युद्ध, इसका समय क्या माना जाता है, 1853 से 1856 ईस्वी। और क्रीमिया युद्ध किन किन देशों के बीच हुई थी, तो ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की के बीच हुई थी। तुर्की एक तरफ और दूसरी तरफ कौन था, दूसरी तरफ रूस था। और इसमें निर्णय अघोषित रहा, यानी किसी के पक्ष में निर्णय नहीं आया। क्रीमिया युद्ध का समय क्या है, 1853 से 1856। क्रीमिया युद्ध में एक तरफ कौन था, तो ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, दूसरी तरफ रूस था। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी, तो किसने अपनाई थी, और ये बिस्मार्क, बिस्मार्क कहाँ का था, जर्मनी का, जर्मनी। और जर्मनी की एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, बिस्मार्क को। और बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा नीति एक अपनाया था, रक्त एवं लौह, रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया। रक्त एवं लौह, इसे कठोरता की नीति के नाम से हम जानते हैं। आइए यहाँ पर अब है
मेटरनी किस देश का था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। तो बताना है जॉर्ज लॉयड यह किस देश का था? 23 है, ब्रिटेन का। 23 बताना है, जॉर्ज लॉयड किस देश का था? जॉर्ज लॉयड की। यहाँ देखिए, और हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त? मानव सलोनी ये जगह कहाँ? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर है हड़प्पन स्थल। अब देखो हड़प्पा। हड़प्पा की बात करते हैं, याद रखना। हड़प्पा कहाँ? हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान के, वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, पंजाब प्रांत के, प्रांत के माउंट कोमरी, कोमरी जिले में रावी नदी के, रावी नदी तट पर स्थित, रावी नदी तट पर स्थित। और हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी, 21 दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में प्रारंभ किया। प्रारंभ किया। प्रारंभ। अब देखें यहाँ पर हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा वर्तमान समय, देखें हड़प्पा वर्तमान समय में पाकि हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा का उत्खनन आज 1921 दयाराम साहनी के जॉन मार्शल के याद रखना है। पर ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल नाम जाते थे एवं सातवें मंडल? वेद में 10 मंडल एवं 1028, वेद के 7वें मंडल सबसे प्राचीन वंश मंडल। ऋग्वेद के पहले एवं 10वें मंडल सबसे सबसे देखें वेद एवं 7वें मंडल सबसे सबसे प्राचीन मंडल कहा गया। ये हम वंश मंडल के नाम से देखें ऋग्वेद के वेद के पहले एवं 10वें मंडल को, ऋग्वेद के पहले एवं 10वें
सबसे नवीन मंडल, सबसे मंडल। देखिए यहाँ पर ऋग्वेद के क्या है, तो वेद के ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल। वेद में मंडल हैं 10वें। सबसे नवीन मंडल ऋग्वेद में, वेद में 10 मंडल, 10 मंडल एवं 1028 सूक्त, 1028, 1028। आइए यहाँ पर ऋग्वेद की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए ऋग्वेद की जब हम बात करते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या था, ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल, ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को, ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल को सबसे प्राचीन मंडल कहा गया है। इसे हम वंश मंडल के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद के दूसरे से, ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को सबसे प्राचीन मंडल कहा गया है। इसे हम वंश मंडल के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद के पहले एवं 10वें मंडल को सबसे नवीन मंडल कहा गया। ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त, 1028 सूक्त हैं। आइए यहाँ पर सूक्त किसको कहा है? दोहा को। सूक्त किसको कहा गया? श्लोक। इसको देखें, अगर आपको पसंद आता है तो अब देखें यहाँ पर आवाज को मिलाकर जवान बताएगा, जवान को किसी तक दिक्कत हो रहा है? तेज बताएगा, जवान को कोई दिक्कत हो रहा है? जवान तेज बताओ, कोई दिक्कत है जवान को? जवान बताओ, कोई दिक्कत है? जवान बताएगा, जवान कोई दिक्कत है? जल्दी बोल जवान। अब देखिए यहाँ पर निम्नांकित कथनों पर विचार करें। चैत एवं विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। चैत पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान। इसका सही आंसर हो जाता है बी। अब ये देखिए कि बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु, बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए, बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई। बौद्ध संघ में चोर, हत्यारे एवं डाकू को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। बौद्ध संघ में महिला को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन महात्मा बुद्ध अपने निकटतम शिष्य आनंद के कहने पर महिला को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। इस प्रकार बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। अब देखें यहाँ पर बौद्ध संघ में बौद्ध संघ में प्रवेश के बौद्ध संघ में प्रवेश के न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई थी, निर्धारित की गई थी। अब देखिए बौद्ध संघ में, बौद्ध संघ में, बौद्ध संघ में चोर, हत्यारे, बौद्ध संघ में चोर, हत्यारे एवं डाकू डाकू को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, अनुमति नहीं थी। बौद्ध संघ में, बौद्ध संघ में
महिला को भी, महिला को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी, प्रवेश की अनुमति नहीं थी, अनुमति नहीं थी। बौद्ध महात्मा बुद्ध अपने निकटतम सिद्ध, महात्मा बुद्ध अपने निकटतम शिष्य, अपने निकटतम शिष्य आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर महिला को भी, महिला को भी, महिला को भी बौद्ध संघ में, महिला को भी बौद्ध संघ में, बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दिया था, प्रवेश की अनुमति दिया था, प्रवेश की अनुमति दिया था। बौद्ध समय प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध समय प्रवेश पाने वाली पहली महिला, बौद्ध समय प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, प्रजापति गौतमी थी। यह कौन थी? महात्मा बुद्ध की, यह महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की मौसी एवं, यह महात्मा बुद्ध की मौसी एवं सौतेली माँ थी, सौतेली माँ थी। एक चीज अंदाजा, बौद्ध संघ में प्रवेश के न्यूनतम आयु कितना? 15 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है। बौद्ध संघ में चोर, हत्यारे एवं डाकू को प्रवेश की अनुमति थी। आइए, बौद्ध संघ में महिला को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी, याद रखना है। अब देखना, महात्मा बुद्ध अपने निकटतम शिष्य किसके? आनंद के कहने पर महिला को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दिया था। और बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। यह महात्मा बुद्ध की मौसी एवं सौतेली। ठीक है। अब है यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84 की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या होगा? 23 से बताओ। 23 से 84 का आंसर क्या होगा? सृष्टि भारती। 23 से तिरुकुरल, इसका संबंध क्या है? दर्शन। त्वल्कापियम, इसका संबंध व्याकरण। शिल्पाधिकार बानिक, मणि मैकले प्रेम सूची। अब ये मिलाइए, यह किसी से मिलता है नहीं ना? ये आंसर को सुधार कर लेना है और आंसर देना है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी इसमें एक भी सुमेलित नहीं है। इसको मिला लीजिए। एक का क्या होगा? तो एक का 3 होगा, एक का 2 होगा, एक का 2 है तो एक में है 2। बी का क्या होगा? 4 होगा, किसी में है नहीं है। ये इसका आंसर ई होगा। किस आधार पर बी मार रहे हैं जाकर बताइएगा। श्वेता जुबे जी किस आधार पर बी मार रहे हैं? आप बताकर हमें दिखाइए। हाँ, घबराइए नहीं, बताकर दिखाइए। एक ही वो जो पकड़ा रहा है, त्वल्कापियम का संबंध किससे है? तो व्याकरण से। ये व्याकरण से है। तो बी का 4, बी में 4 किसी से है? ये क्वेश्चन सब जानता है। त्वल्का संगम काल का ये त्वल्कापियम व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक की रचना त्वल्कापियर ने किया था। एक ही को जो पकड़ा रहा है क्वेश्चन है किसी में? तो बी का व्याकरण, बी का 4 है। आप देखिए कहीं है 4? कैसे मारते हैं आप? देखिए, यही सब क्वेश्चन जो होता है आपका रिजल्ट को रोकता है। ऐसा नहीं कि आप में प्रतिभा नहीं है।
मतलब सेल्फ एक डिसीजन होता है कि हाँ मेरा यही है, ये है, इस आधार पर हम टिक मारे हैं। हाँ, इस आधार पर हम टिक मारे हैं। इस आधार पर टिक मारते हैं, उस आधार को पहले सोचिए, मजबूत रूप दीजिए, इस आधार पर हम टिक मार, होगा, हो सकता है, ऐसे नहीं मारना, ठीक है ना। आइए आप यहां देखिए, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय है? तो राजराज प्रथम। राजराज प्रथम किस राजवंश का शासक था? तो चोल राजवंश। कौन? चोल राजवंश का शासक था, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि राजराज प्रथम जो था चोल राजवंश का शासक था, इसका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम अरिमोली, अरिमोली वर्मन था, अरिमोली वर्मन था। राजराज प्रथम कौन था? चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक, ये था चोल राजवंश का, चोल राजवंश का, चोल राजवंश का वास्तविक, चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक था, चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक था। राजेंद्र चोल प्रथम था, इसने इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? गंगैकोंड चोलपुरम। इसने गंगैकोंड, गंगैकोंड चोलपुरम, चोलपुरम जैसी उपाधि धारण की थी, ठीक ना। राजा धीराज कौन था? ये चोल राजवंश का शासक था, चोल राजवंश का शासक था, ठीक है। आइए यहां पर इसको मिलाइए, 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर, 30 मिलाइए इसको, 86 का ए दीजिए, 86 का ए। आप यहां पर देखिए 86 का क्या होगा आंसर? ए। 86 का ए दीजिए। ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। ये हर की एक रानी का नाम। आइए यहां पर, भारत के चारों दिशाओं पर 4 महान मठों एवं विहारों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका तथा बद्रीनाथ की स्थापना किसने किया था? शंकराचार्य ने किया। तो शंकराचार्य ने भारत में चारों दिशाओं में एक एक मठ की स्थापना की। पूरब में पुरी, पूरब में पुरी, देखे पूरब में पुरी, और ये पुरी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। पश्चिम में कहाँ? तो पश्चिम में द्वारिका, पश्चिम में कहाँ? द्वारिका, द्वारिका कहाँ है? गुजरात। दक्षिण में कहाँ? दक्षिण में श्रृंगेरी, और कहाँ है? कर्नाटक, कर्नाटक। आइए यहां पर, रामानुजाचार्य ने किसकी स्थापना की थी? श्री संप्रदाय की स्थापना किया था। इसकी श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय की स्थापना किया था। और रामानुजाचार्य ने उस किसकी स्थापना किया था? विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, विशिष्टाद्वैतवाद। अब हम देखें कि माधव ने किसकी स्थापना किया था? माधवाचार्य। तो ब्रह्म संप्रदाय, किसकी? तो ब्रह्म संप्रदाय की, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किया था। और याद रखना, और किसकी स्थापना किया था? द्वैतवाद की, द्वैतवाद की स्थापना किया था, द्वैतवाद। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो जौनपुर शहर की फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और फिरोज शाह तुगलक जौनपुर शहर का जी स्थापना किसके सम्मान में किया था? अपने भाई जूना खां के सम्मान में। किसके? जूना खां के सम्मान में। और जूना खां को हम किस नाम जानते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक की विद्वता को देखते हुए इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया है। आप आइए यहाँ पर। अब अलाउद्दीन खिलजी की जब बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या? दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत जैसे विभाग की स्थापना की थी, दीवान ए रियासत। इसका काम क्या था?
बाजार एवं व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करना। किस पर? बाजार एवं व्यापारियों पर, बाजार एवं व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करना। नियंत्रण स्थापित करना। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की जब आते हैं, ये क्या? गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम। ठीक है, संपूर्ण गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया। इसे कहा गया है दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। और इसे क्या गया? संपूर्ण संप्रभुता संपन्न, संपूर्ण संप्रभुता संपन्न, संपन्न सुल्तान कहा गया, सुल्तान कहा। आइए यहां पर, एकता का अर्थ वह भूमि है था जो है क्या है, और इसका इसका क्या था? खालसा के रूप में आरक्षित होता था, सैन्य सेवा के बदले दिया जाता था। बिल्कुल है, इसका सही आंसर बी। और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इल्तुतमिश था, जिसने एकता प्रथा प्रारंभ किया था, एकता प्रथा प्रारंभ किया था। और एकता होता क्या था? इल्तुतमिश ने प्रशासन की सुविधा को ध्यान रखते हुए साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया, और प्रत्येक बटे हुए भाग को एकता 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 कहा जाता था। और एकता के शासन की देखभाल करने वाले को क्या कहा जाता था? एकतादार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एकतादार कहा जाता था। अब देखो, दिल्ली सल्तनत का पहला अर्थ देखें, दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने एकता प्रथा प्रारंभ की, एकता प्रथा प्रारंभ किया। और एकता के, एकता के शासन की, एकता के शासन की देखभाल करने वाले को, वाले को एकतादार कहा, एकतादार कहा जाता, कहा जाता। आइए यहां पर हरेंद्र कुमार कभी भी डिस्कशन नहीं कीने के वजह से नंबर इंक्रीज नहीं करता है। करेगा, करेगा। देखो यहां पर क्या है कि अब देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश शासन की सुविधा के लिए अपने साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया, जिसे कहा जाता था एकता। और इस प्रकार इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, जिसने एकता प्रथा प्रारंभ किया था। एकता के शासन की देखभाल करने वाले को एकतादार कहा जाता था। मेरा जवान बताएगा कि यहाँ तक के सफर में किसी तक कोई दिक्कत है रहा है हरेंद्र कुमार का। तो हरेंद्र कुमार इकोनॉमिक्स की बात आप करते हैं, ठीक ना। इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट कम होने के कारण डिस्कशन नहीं हो पाता है, लेकिन अगर मेरे लायक कोई सेवा हो, आप जरूर बोलिए, हर कदम पर हम आपके साथ रहेंगे। तेईस से मेरे लायक कुछ बात हो, बोलिए, हर कदम पर हम आपके साथ हैं। अभी आप मेरे साथ डिस्कशन में जुड़े हुए हैं। इस डिस्कशन में आप हमें ये बताकर दिखाइए कहाँ पर आपको कोई दिक्कत है। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी, हर रात हम आपके लिए जगे,
हाँ जवान, यहां तक कि सफर में बताना है जवान को किसी तरह का परेशानी है, किसी तरह का दिक्कत है, तेज से बोल, तेज बोल दिखान। तेईस जवान बोल, कहीं डिस्कशन में कहीं दिक्कत है, हर जवान मैसेज करेगा, तेईस से, तेईस से। तुम्हारा नेट काम नहीं करता है, इतना लेट से मैसेज आता है, तेईस से मैसेज करो। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? और इसका सही आंसर है बहलुल लोदी। अब देखिए यहां पर बहलोल लोदी, और बहलोल लोदी ने अपना जो सिक्का चलाया था उसका नाम क्या था? दिल्ली सल्तनत का शासक बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम अपने नाम पर सिक्का चलाया। सिक्का का नाम बहलोली सिक्का था और ये सिक्का तांबा का बना हुआ था। याद रखना है, इस याद रखना है दिल्ली सल्तनत का। देखिए यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, पहला शासक, पहला शासक बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी था। इसने अपने नाम पर, इसने अपने नाम पर एक सिक्का चलाया था, अपने नाम पर एक सिक्का चलाया था जिसका नाम, जिसका नाम बहलोली सिक्का था, का नाम बहलोली सिक्का था, बहलोली सिक्का था। यह तांबा का बना था, यह तांबा का बना था। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं, इन्हें दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया। फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा गया? दिल्ली सल्तनत का अकबर, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अरस्तु कहा गया है, दिल्ली सल्तनत का अरस्तु कहा गया है, अरस्तु, दिल्ली सल्तनत का अरस्तु। आइए हैं, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बहलोल लोदी था। इसने अपने नाम पर एक सिक्का चलाया था जिसका नाम बहलोली सिक्का था। यह किसका बना हुआ था? तो तांबा का बना हुआ। आप यहाँ पे देखिए, ये मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा? दिल्ली सल्तनत का अरस्तु कहा गया। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया। अब यहाँ पर शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दिया था? और इसका नाम है ताराबाई। ताराबाई मराठों में, ताराबाई मराठों में सबसे, मराठों में सबसे, सबसे वीर महिला थे, सबसे वीर महिला थे। आइए यहाँ पर राजा राम ने मुगल कैद से साहू को मुक्त कराने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ किया, इसे हम मराठों की स्वतंत्रता संग्राम के नाम जानते हैं। देखें यहाँ पर राजा राम ने, राजा राम ने मुगल कैद से, मुगल कैद से साहू को मुक्त कराने के लिए, मुगल कैद से साहू को मुक्त कराने मुक्त कराने के लिए जो आंदोलन चलाया था, जो आंदोलन चलाया था उसे हम मराठों के, से हम मराठों के स्वतंत्रता
संग्राम के नाम से जानते हैं। आइए यहाँ पर क्या है, आइए राजा राम की बात करते हैं। तो राजा राम ने मुगल कैद से इसको साहू को मुक्त कराने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ किया था, उसे हम मराठों के स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। इधर आइए, मराठों के प्रशासन में गांव का लेखापाल कहलाता कुलकर्णी का, और देसाई क्या था, ये उपाधि थी। क्या थी, ये उपाधि थी। सिलेदार क्या था, शिवाजी की घुड़सवार सेना दो भागों में बटे थे। शिवाजी की घुड़सवार सेना दो भागों में थी, बरगीर एवं सिलहदार। बरगीर नियमित सेना थी, इसे हम पागा के नाम जानते। वहीं सिलहदार अनियमित सेना थी, इसे युद्ध के समय शामिल किया जाता था और युद्ध के बाद इसे हटा दिया जाता था। अब देखें, शिवाजी की घुड़सवार सेना, शिवाजी की घुड़सवार सेना दो भागों में बटी थी, दो भागों में बटी थी, दो भागों में बटी थी। कौन कौन, बरगीर एवं सिलहदार। बरगीर नियमित सेना थी, नियमित सेना थी, इसे हम पागा के नाम से भी, इसे हम पागा के नाम से भी जानते हैं। सिलहदार अनियमित सेना थी, अनियमित सेना थी, अनियमित सेना थी। इसे युद्ध के समय शामिल किया जाता था, और युद्ध के बाद हटा दिया जाता। यहाँ पर शिवाजी की घुड़सवार सेना कितने, तो दो भागों में बटी थी, दो भागों में बटी थी। कौन कौन, बरगीर एवं सिलहदार। बरगीर नियमित सेना थी, इसे हम पागा के नाम से भी जानते हैं। वहीं पर सिलहदार क्या थी, तो अनियमित सेना थी, इसे युद्ध के समय शामिल किया जाता था और युद्ध के बाद इसे हटा दिया जाता। ठीक है, आइए यहाँ पर अब देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में किन वर्षों में हुआ था, तो 1845 1846 से। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में किसने, तो अंग्रेजों ने सिखों को पराजित करके लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे एक संधि करने के लिए बाध्य किया, जिसका नाम था लाहौर की। और ये संधि कब हुई थी, ये संधि 1846 से। देखिए यहाँ पर प्रथम सिख युद्ध में, प्रथम सिख युद्ध में अंग्रेजों ने सिखों को पराजित किया था, पराजित किया था। अपराजित करके किस पर अधिकार कर लिया, तो लाहौर पर। और कौन सी संधि करने के लिए बाध्य किया था, लाहौर की संधि, लाहौर की संधि। और ये संधि कब हुई थी, 1846 से, 1846 से। अब यहाँ ये प्रथम सिख युद्ध में अंग्रेजों ने किसको, सिखों को पराजित किया था और किस पर अधिकार कर लिया, लाहौर पर। और एक संधि करने के बाद किया, उसका नाम था लाहौर संधि। ये संधि 1846 से।
आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 आइए। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर बी हो जाता। और चितरंजन दास क्या है, पत्नी का नाम क्या था, बसंती देवी। और आइए यहाँ पर लाला लाजपत राय पत्नी क्या नाम था, राधा देवी। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल की पत्नी का नाम स्वरूप रानी। नंबर 95 में आइए, नंबर 95 की जब हम बात करते हैं तो 23 से बताने का प्रयास कीजिए। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी, 1887 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना कौन किया था, महादेव गोविंद गोविंद रानाडे एवं रघुनाथ राव, एवं रघुनाथ राव। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था सामाजिक सुधार, इसका उद्देश्य था सामाजिक सुधार। आइए यहाँ पर इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी, 1887 ईस्वी में। और इसकी स्थापना कौन किया था, महादेव गोविंद रानाडे एवं रघुनाथ राव। उद्देश्य क्या था, सामाजिक सुधार करना। आइए यहाँ पर अब देखिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था। अब यहाँ पर सी में पहला का क्या होगा, पहला का 3, दोसर का क्या होगा 4, तेसर का क्या होगा, आइए और यहाँ पर रखना है तेसर 19, चंपारण क्या होगा 1। आप आइए यहाँ पर 4 का, इसका सही आंसर ये देगा। आइए अब देखें, निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं। तो 23 जून 1775 ईस्वी को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल को हुआ। तो ये गलत है, 1775 में 1757 ईस्वी में, 1757 ये गलत है। सिराजदौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था, ये सही है। नवाब के तोपखाने पर मीर की हत्या युद्ध में आरंभ हो गई थी, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है, इसका सही आंसर ए होगा, 97 का ए। आइए 97 का ए। अब देखिए यहाँ, अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित सूचना, इसको एक मिलाओ, इसको तो कई बार पढ़ाए भी हैं। अब इसको मिलाकर हमें बताओ, इसका सही आंसर बी, संभलपुर, संभलपुर 1849, सतारा 1848, अवध 1856, झांसी 1853। इसका सही आंसर मिला लो, बी होना। ठीक है, मिला लेना, ये अब टिक करवा मिला दिए हैं, अब मिलाकर आप देख लीजिए। हाँ आइए 99 में आ जाइए। अब इसको मिलाई, यहां से मिले थॉमस मुंद्रो, किससे, किससे से रेतवारी, ये किससे, बंगाल का स्थाई, हॉट मैकेडी की हलवारी से, थॉमस किससे, बनारस। इसका सही आंसर क्या होगा, अब इसको मिलाइए, खुद मिलाकर हमें बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर ए होना चाहिए, क्या होगा, ए होना चाहिए। अब मिला भी लेना है तब भी कुछ करना है, मिला लेना है तब भी कुछ करना है। का 3, का डी का 1 और ए का 4, ठीक है, मिला लीजिए। यहां आप देखिए, किसने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालीन था। इस आंसर को सुधार कर लेना और इसमें देना है क्या, रमेश चंद मजूमदार देना। एस एन सेन, इन्हें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने
इन्हें एस एन सेन, सुरेंद्र सेन और एस एन सेन कहते हैं, सुरेंद्र नाथ एस एन सेन, एस एन सेन। और देखिए यहाँ पर एस एन सेन ने, एस एन सेन ने एक पुस्तक की रचना की 1857 में। का क्या नाम था? का नाम था 1857। इसे हम 1857 के नाम जानते। एक पुस्तक लिखा था 1857 यानी 1857 पर। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया? इसमें थोड़ा सा आंसर को सुधार कर लेना है। आंसर में सुधार करके ये कितना हो जाता है इसका, ये देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 17 के तहत। अब इसका ई कर देना, ई कर देना, कुछ नहीं करना, ई कर देना आंसर सुधार करके। और इसको क्या कहना? रेगुलेट, रेगुलेशन, रेगुलेशन 17 ऑफ 1800, ये होगा। यानी इसी एक्ट के तहत सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था और ये कानून सर्वप्रथम बंगाल की धरती पर 1829 लागू हुई, ठीक ना। और सती प्रथा पर रोक जिस एक्ट के तहत लगाया गया था 17, याद रहेगा? ठीक ना। इसका आंसर ई दे देना है, कुछ तो करना है, आंसर ई दे देना है। समझ गया बात को? क्या है, आइए यहाँ पर देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अत्यक का काल क्या था? दोनों मतभेद का काल क्या था? 1916 से 1922 दोनों मतभेद का काल था, में मतभेद रहा। तो सही आंसर ये हो जाता है। अब देखो, कनिंघम ने अब 103, अब इसको 103 को आप बनाकर देखो, 23 से 103 की जब हम बात करते हैं तो आप देखो 103, 103 का हम क्या करेंगे? 103 का सही आंसर क्या देते हैं? अब देखो यहाँ पर कनिंघम ने और गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन थायान और हुएनसांग ने किया। ये सही है। अब देखो, ये है कि गिरियक पहाड़ी में इंद्रशिला गुफा किस है? बौद्ध ग्रंथ में महात्मा बुद्ध का निवास स्थान बताया गया, याद रखना है। बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ में, ग्रंथ में महात्मा बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का निवास स्थान बताया, निवास स्थान बताया गया, ठीक है। आप आइए यहाँ पर, ये देखिए क्या है। और 1861 में कनिंघम के साथ प्राचीन अस्त्रों की व्यवस्थित संप्रेषण और हुआ था, और इसका सही, यह भी सही है। अब 1863 ईस्वी में कनिंघम ने सबसे पहले मद्रास समीप पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया। गलत है, कनिंघम ने पता नहीं लगाया था। कौन पता लगाया था? रॉबर्ट, रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस कुट ने लगाया। इसलिए ये इसका सही पूछ रहा है कौन? गलत कथन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब यहाँ की महावीर की जब हम बात करते हैं तो देखना है, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, तो सिद्धार्थ का संबंध किससे था? 23 से। और सिद्धार्थ का संबंध किससे था? 23 से। अब देखें, पुष्यमित्र शुंग की जब बात करते हैं, पुष्यमित्र शुंग, अब देखो, कनौज राजवंश, कनौज राज कनौज राजवंश की स्थापना कौन किया था? वासुदेव कनौ, वासुदेव कनौ ने, वासुदेव कनौ ने कनौज राजवंश के,
और कनौज राजवंश का अंतिम शासक सुशर्मन था। कनौज राजवंश का अंतिम शासक सुशर्मन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या कौन किया था? उसके सेनापति पुष्यमित्र सुमित्र शुंग। अब यहां पर देखिए, हम देखेंगे, क्या देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में कितने बार, 2 बार यवन आक्रमण हुए। ठीक है। पहले यवन आक्रमणकारी के रूप में किसकी? डेमेट्रियस की पहचान की गई है। तो वहीं दूसरे यवन आक्रमणकारी के रूप में मीनांडर की पहचान की गई। ठीक है। और मीनांडर को ही हम मिलिंद के नाम से भी जानते हैं, याद रहेगा। कनौज राजवंश का स्थापना कौन? वासुदेव कनौज। कनौज राजवंश का अंतिम शासक सुशर्मन। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। बृहद्रथ के सेनापति का नाम पुष्य। आगे बढ़ जाए। आओ। देखो, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु तो अपने दूत द्वारा देवपाल को 5 गांव दान के लिए दिए थे, और यह था बालपुत्र देव। और ये बालपुत्र ये किस राजवंश के शासक थे? शैलेंद्र वंश। शैलेंद्र वंश के शासक। शैलेंद्र वंश के शासक। इस राजवंश के शैलेंद्र वंश के शासक। यहाँ देखिए, स्वर्ण की बात करते हैं। यहाँ ये स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? वह था बालपुत्र देव। या था ये बालपुत्र देव कौन था? शैलेंद्र वंश के शासक थे। यहाँ देखिए, बिहार में राजस्व के इतिहास से संबंधित सत्य का चयन करें। बिहार में जब्ती पद्धति 100 परगनों में से 138 परगनों में यह पद्धति लागू थी। सही है। 1582 में टोडरमल ने बिहार में इतना रुपये का मानक राजस्व तय किया था। सही है। 1685 में बिहार में एक मानक राजस्व इतना रुपया तय किया गया था। यह भी सही है। अलीवर्दी खां के काल में इतना किया गया था। सही आंसर 1, 2, 3, 4 बीमा। यहां देखिए, अप्रैल 1930 में पटना में सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्वयंसेवकों के विरुद्ध नियुक्ति पुलिस के जवान कौन थे? ये सही, बलूचिस्तान के मुसलमान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय और बिहार में कौन सा चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था? कौन सा कर? चौकीदारी। चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन बिहार में प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ। 1902 में सीताब दियरा बिहार में जन्म किसका हुआ था? जयप्रकाश नारायण का। और सीताब दियरा कहाँ है? छपरा में। कहाँ? बिहार के छपरा। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 1924 में हुआ था। और कहाँ पर? समस्तीपुर। समस्तीपुर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884। कहाँ? स्वान के जीरादेई। जीरादेई गांव, दे गांव में। आइए यहाँ पर। कर्पूरी ठाकुर 1924। कब? समस्तीपुर। आइए, सीताब देरा कहाँ है? छपरा। जयप्रकाश 3 दिसंबर 1884। क्या? सिवान में। कहाँ? जीरादेई। बिहार में वर्ष 2022 तक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? 110। इधर आइए, 110 का सही आंसर ए। अब बताना है मेरे जवान को, यहाँ तक के सफर में कोई दिक्कत है? 23 जवान बताएगा क्या दिक्कत है जवान को।
जवान बताएगा जवान को क्या दिक्कत है, जल्दी बताओ। जब जवान बरनाम सब्बा खैर कह देंगे, तेईस से जल्दी हाल बताओ, वरना कह देंगे सब्बा खैर। तेईस से वरना कह देंगे सब्बा खैर, सब्बा खैर।